हैं। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। फिरोज जी, पहले तो ये बताइए मार्केट पर क्या व्यू है अब इस समय। क्या हम एक ब्रेकआउट सेंस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ब्रेकआउट के करीब जाकर मार्केट रेंज में फंस जाता था अब तक। यस अनुज सर, ब्रेकआउट करने की फिराक में तो है, ऐसा लगता है। दो तीन कारण हैं इसके। अगर आप देखते हैं तो एफआई की शॉर्ट्स थोड़ी सी कम हुई हैं। अब 1486 पे शॉर्ट्स है इंडेक्स फ्यूचर्स में और 14 पे लॉन्ग है। वन सेकंड, अगर आप जुलाई के इनफ्लोज अभी तक प्रोविजनल मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज ऑफ कोर्स वो आने बाकी हैं, बट आई कैन टेल यू द एस्टिमेट। खाली ईएलएसएस के अलावा बाकी सब कैटेगरी में, दो कैटेगरी में नेगेटिव है, बाकी सब जगह पॉजिटिव ही होने वाला है। सो दैट्स द सेकंड थिंग। टोटल इनफ्लो आपके शो पे बता देता हूँ, ऑफ कोर्स 5-7 दिन बचे हैं। टोटल इस महीने का, जुलाई का जो इनफ्लो है फंड्स का, वो आने वाला है 31,000 के करीबन करीबन नेट फ्लो इनटू इक्विटी। सो आई थिंक नेट फ्लोज आर पॉजिटिव। मैं ये डर रखता था कि भाई मार्केट जब ऊपर जाएगी वापस 24,500 के बाद, काफी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वेट करेंगे रिडेम्पशन करने का, वो होता नहीं दिख रहा है। ईएलएसएस एक कैटेगरी है जहां पे नेगेटिव है बस। ऑफ कोर्स दीज आर प्रोविजनल नंबर्स, हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से कैलकुलेट हुए हैं। डिविडेंड यील्ड, वैल्यू फंड और इन ईएलएसएस में ही नेगेटिव है, बाकी हर जगह पॉजिटिव है। स्मॉल कैप में इनफ्लोज ऑलमोस्ट अबाउट 5,200 के आने वाले हैं और मिड कैप में भी करीबन करीबन उतने के आने वाले हैं। सेकंड थिंग व्हिच आई एम सेइंग इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी, फंड मैनेजर्स लिक्विडिटी हैज नॉट बीन टाइटन्ड। 1,92,000 की करोड़ की कैश पोजीशन आज भी बरकरार है फंड मैनेजर्स के पास। इसको भी हम डेली बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं एल्गोरिथमिकली। वो कम हुई थी, 1,70,000 तक गई थी, वापस 1,94,000 जुलाई एंड का हमारा अनुमान है। सो लिक्विडिटी इज अबंडेंट। Domestic guys have not finished their liquidity in spite of putting so much money in. FIIs पॉजिटिव होंगे, पहले जुलाई को भी मैंने 2-3 चैनलों पे कहा था, क्योंकि हमारी जो अगस्त की रीजिग है, एमएससीआई और की जो रीजिग है अगस्त मिड में जो आने वाली है, उससे हमें वेटेज बढ़ने वाला है। इसीलिए वो 1.8 ट्रिलियन में से थोड़ा इनफ्लो आने वाला है। तो ये फ्रंट रनिंग चली है जुलाई में ऑफ एमएससीआई रीजिग ऑफ अगस्त। नवंबर और अगस्त दोनों रिव्यूज में हमें पॉजिटिव इनफ्लो आने वाला है, बोथ एफटीएससी और एमएससीआई की जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें। सो कैश फ्रॉम एफआईआई विल कम, ये मैं जून एंड में बोला था। वो एमएससीआई के रिव्यू के आधार पे शॉर्ट्स कम हो रही हैं और डोमेस्टिक वाले के पास पैसा है। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लार्जर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्रेकआउट। अच्छा फिरोज, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। फिरोज, एक बात करते हैं तमाम ब्रोकिंग कंपनियों के लिए भी, है ना, ये कैश का आना, आप लोगों की पहले दिन की रीडिंग क्या कह रही है? ठीक है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे अनुज और मैं कि ऑप्शन प्रीमियम सिंक ही नहीं हो रहे हैं। माइट भी ये बहुत अर्ली स्टेज में हो रहा है तो वो हो सकता है, बट आपकी पहले अभी तक हर कोई तर्क ये दे रहा है कि जनाब ये पूरे हर जगह चलता है तो हमारे यहाँ भी चलेगा। मैं कैसे मैं नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं कैश के स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मैं कैसे प्रेरित करूँ किसी को कि आइए आप कैश विंडो में पार्टिसिपेट किए टू डिस्कवर प्राइस? आपकी रीडिंग क्या कह रही है कैश को लेकर, और ये क्या प्रभाव डालेगी? ये प्रभाव देखिए, पहले तो मैं कोई भी अटेम्प्ट जो एक मार्केट को एफिशिएंसी देने की अटेम्प्ट होती है, उससे मैं बड़ा खुश होता हूं। रणनीति उसकी अलग चीज है, बट इंटेंट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर एक रणनीति नहीं चलती है तो रेगुलेटर ऑलवेज दूसरी वाली चला सकता है। प्रॉब्लम क्या था कि ये मैं फंड मैनेजरों से काफी बार बात करता था, क्योंकि मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर आनंद राठी वेल्थ है, कि वो डेरिवेटिव पे तवज्जो ही नहीं देते, क्योंकि हर स्टॉक कैश मार्केट में है और डेरिवेटिव मार्केट में है। और डेरिवेटिव मार्केट हैज बिकम, एक्चुअली कैश मार्केट वाज बिहेविंग लाइक अ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव का नाम डेरिवेटिव क्यों है? बिकॉज इट डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम समवेयर। In fact, cash market was deriving value from derivatives. So actually the derivative was the cash market. ये बहुत as an option trader or a hedger, I was very disappointed the way काफी सारे स्टॉक्स की जो मूवमेंट्स थी डेरिवेटिव मार्केट में, वो सिर्फ सेटलमेंट में पैसा कमाने के लिए एल्गोस करती थी। तो उसको रोकने की ये जो स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट है, आई कांट बी हैप्पियर अबाउट। क्या ये स्ट्रेटेजी चलेगी? डोंट नो येट। एंड जैसे आपने भी अनुज सर को सुन रहा था, मैं थोड़ा जल्दी लॉग इन करके कि भाई थोड़ा सेटल होने दो, समझो क्या मेथड्स हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द अटेम्प्ट। मैं बड़ा दुखी होता था, जैसे काफी बार हम फैट फिंगर पे ब्लेम कर देते थे, वो फ्लैट फिंगर नहीं था, वो कॉन्शियस एफर्ट थी कि कैश मार्केट में मैं नुकसान करता हूं 100 रुपए का, और उससे ऑप्शंस मार्केट में 700 रुपए कमाया।
तो लोगों को लगता था भाई 100 रुपए गवाए क्यों, उन्होंने इंटेंशनली गवाए थे क्योंकि उसकी 600 करोड़ वहां मैं कमाने वाला हूं। ये देख के दुख होता था, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का ये अटेम्प्ट है। माना कि टीडिंग इश्यूज है, इफ दिस डजंट वर्क समथिंग एल्स विल। बिल्कुल, देखिए अब जो सिंपल कैश वाले शेयर्स हैं उनकी क्लोजिंग होगी 3:30 बजे। नॉन कैश वाले जो शेयर्स हैं यानी कि जो कैश स्टॉक्स हैं, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। F&O वाले स्टॉक्स जो कि कैश वाले हैं उनकी क्लोजिंग हो चुकी है 3:15 बजे, और इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स की क्लोजिंग होगी 3:40 पर। अच्छा फिरोज जी, सबसे बड़ा कमबैक हुआ है आईटी में। आप इस कमबैक को कैसे देख रहे हैं जो पिछले 2 हफ्ते में या 1 महीने में आया है? क्या एक और फेक रैली है या फिर इस बार कुछ बदला है? अनुज सर, मैंने अगर आपके लास्ट शो में शायद कहा होगा, बट काफी बार कह रहा हूं मैं जून से ही, इट वाज एविडेंट दैट आईटी इट वाज ओवरडन। हमें लास्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा एआई में, ये मेरा मानना है। सो आई पर्सनली थिंक दैट जो हल्के हाथ थे आईटी से हट गए। पैसिव की वेटेज रिडक्शन भी हो चुकी है। देखिए पहले 2-3 स्टॉक हुआ करते थे निफ्टी में टॉप 10 में, अब एक ही स्टॉक रह गया है निफ्टी के टॉप 10 में आईटी का। तो इसकी वजह से जो वेटेजेस रिड्यूस हुई हैं आईटी का, पहले से तो नसीब खराब थे कि वी डिडंट पार्टिसिपेट ईदर ऑन द हार्डवेयर साइड ऑफ एआई नॉट ऑन द एलएलएम साइड ऑफ एआई। उसमें कोरिया पहले से ही वेट खींच रहा था, ताइवान वेट खींच रहा था हमारे से, चाइना भी खींच रहा था। तो उसमें हमारी टॉप 5 स्टॉक्स में तो बहुत आउटफ्लो हुई है बिकॉज एफआईआई की। तो आईटी वाज बीइंग हैविंग अ डबल वैमी। सो बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है शेयर होल्डर ओनरशिप पे। ब्लूमबर्ग पे एक फीचर है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्री। उसमें आप ये देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर किसने बेचा और किसने खरीदा, उससे बड़ा तात्पर्य आप कंक्लूड कर सकते हैं। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू रेकमेंड स्टॉक्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू वेयर टू डू रिसर्च ऑन अ स्टॉक फॉर योर व्यूअर। उसमें यह समझ में आता है कि जब स्टॉक गिरा, अगर रिटेल ने बेचा और गिरा तो कोई घबराने की बात नहीं है। इंस्टी बेच के रिटेल खरीदे और गिरा तो एवरेजिंग नहीं करते। सो कमिंग बैक, आईटी की ओनरशिप की क्लेंजिंग काफी हो चुकी है और थोड़ा पेन हो सकता है, बट आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल ओनिंग आईटी एट दीज वैल्यूएशंस एंड दिस काइंड ऑफ ओनरशिप स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा फिरोज, अभी इस वक्त आप मेटल्स पे, प्रीशियस मेटल्स पे और मेटल से एसोसिएटेड जो स्पेस होते हैं लाइक गोल्ड फाइनेंस कंपनियां या फिर वो बैंक्स जो कि सब्सटेंशियल गोल्ड फाइनेंस कारोबार होल्ड करते हैं, क्या भी रखते हैं? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ऑलमोस्ट एक ऐसे कगार पे पहुंच गई हैं जहां से जो कि प्रभाव डालेंगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कि आप इस युद्ध को समाप्त कीजिए। आई मीन 4.7 की यील्ड आप नहीं, आप देखें तो टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे में आपका प्रीशियस मेटल्स पे क्या व्यू है यहाँ पर इस प्राइस पर? वीरू सर, मेरा ये मानना है कि जब वो जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इफ यू हैव टू कॉल देम गोल्ड लार्जली प्रेशियस मेटल, जब वो 5600 पे गया था, इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये शॉर्ट गामा का स्क्वीज था। जैसे एडीआर एक बार इन्फोसिस के अगस्त में कहीं एक रात को 34% गए थे। ऐसा क्यों होता है कि जैसे एडीआर में ऑप्शंस मार्केट है और फ्यूचर्स मार्केट नहीं है, तो ऑप्शंस में गामा होता है, फ्यूचर्स में सिर्फ डेल्टा हेज कर सकते हो आप। गामा, टीटा, वेगा एंड रो को हेज करने के लिए ऑप्शंस मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो जब मैंने गोल्ड का प्राइस देखा था 5500 पे, जनवरी में कहा था ये गोल्ड की वजह से नहीं जा रहा है, वो गामा स्क्वीज की वजह से जा रहा है। तो आज अगर गोल्ड 4100 पे होवर कर रहा है, ग्लोबली चलो करेक्शन हो चुकी है, इंडिया की करेक्शन नहीं हुई। क्योंकि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा हर व्यूअर को कि जो हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो इंपोज की गई है, वो निकल जाएगी। उसकी वजह से 6-7% का इजाफा मिला है, और 6-7% तो रुपये की जो डेप्रिसिएशन है इस साल की, उसकी वजह से मिला है। ये 2 कारणों से मुझे इंडियन गोल्ड पे ज्यादा बेरिश हूं मैं। क्योंकि अगर आप जनवरी से देखते हो, वी हैव आउट परफॉर्म्ड, इंडियन रुपी गोल्ड हैज आउट परफॉर्म्ड डॉलर गोल्ड बाय 14%। तो ये जो फ्रॉथी वैल्यूज हैं 1,41,500, वो उससे थोड़ा डर लगता है। रुपी की अप्रिसिएशन इज ऑल्सो राइटिंग ऑन द वॉल। जब 97 गया था, सब 100 की बात कर रहे थे। भाई अगर $40 बिलियन आएगा, $80 बिलियन आएगा और 65 बिलियन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन बिकम्स लो प्रोबेबिलिटी अनलाइक आरबीआई वांट्स इट। सो कमिंग बैक टू द यील्ड क्वेश्चन,
यील्ड कर्व फाइनली इंडिया में फ्लैट नहीं रहा। 2 साल पहले फ्लैट हो गया था। ये 3 महीने का पेपर भी 6.6 था, 10 ईयर G-Sec 6.86 था। इंडिया ने कभी भी इतना फ्लैट यील्ड कर्व लास्ट 25-30 सालों में नहीं देखा था। अब फॉर्चुनेटली यील्ड कर्व बेटर हो गया है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अच्छा है, गोल्ड लोन कंपनीज के लिए भी अच्छा है। फ्लैट यील्ड कर्व वाज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, चलिए फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपना समय रखने के लिए। आगे बढ़